हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज जो हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं वो जस्ट अभी विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो नोटिफिकेशन क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि कार्यालय जो कहाँ का है, प्रधान मुख्य वन रक्षक यानी वन विभाग का है। ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है, तो ये 7 मार्च को नोटिफिकेशन बन गया था। आगे हम देखते हैं इसमें इसका जो विषय है क्या है। विषय इसमें जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2021 के संबंध में है। अब ये देख सकते हैं कि इस किस संदर्भ में है, वन विभाग के संदर्भ में है। अब इसमें देख सकते हैं जिसमें जो है शासन के द्वारा जो भी इसमें नियम बताए गए हैं, ये उनके नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इन्होंने 7 मार्च को ये फाइनल कर दिया। सिग्नेचर देख सकते हैं, अब ये सिग्नेचर है उनका, मुख्य वन संरक्षक प्रशासन का। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है ये, इसमें है कौन कौन लोगों को ये नोटिफिकेशन गया, किन किन लोगों ने पास किया। देखिए सबसे पहले 4 मार्च को पास हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इन्होंने 7 मार्च को जो है फाइनल साइन हुआ है, तब ये जाके नोटिफिकेशन बन गया है। किस विषय में नोटिफिकेशन है, जो गजट निकलता है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन जब आता है तो सबसे पहले वो सरकारी जो गजट होता है वो उसमें दिखाया जाता है। तो ये कौन से गजट का दिखा है, 7/1/2022 का है। अब इसमें हम लोग देखते हैं गजट क्या है। देखिए आप गजट हम देख सकते हैं, गजट ये रहा। सरकारी गजट क्या है, सरकारी गजट देखिए ये है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उससे पहले कई प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है, तो उसमें से ये पहला प्रोसेस जो है ये है गजट। इसमें देखिए 7 जनवरी 2022 को ये जारी किया गया था सरकारी गजट में कि इनकी वैकेंसी आनी है वन विभाग की। अब ये सब देख सकते हैं इनके जो नियम हैं। अब ये इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। इसमें जो सेवा है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेवा क्या है इसमें। यह समग्र जो है, सेवा की सदस्य संख्या उतनी ही होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाएगी। तो यानी उप क्षेत्रीय वन अधिकारी कितनी पोस्ट है, 564 है। और वन दरोगा के लिए कितनी है, 2338 वैकेंसी है। ये गजट में निकाला गया है। अभी हम आगे इसमें चर्चा करते हैं कि कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। अभी हम आगे देखते हैं। और जो भर्ती का स्रोत है, देखते हैं भर्ती किस तरीके से किया जाएगा, वो हम देख लेते हैं। उप क्षेत्रीय वन अधिकारी का जो है मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वन दरोगा जिन्हें भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। और इसमें टिप्पणी क्या कही गई है, उन क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ मुख्य वन संरक्षक प्रशासन उत्तर प्रदेश द्वारा वन दरोगाओं की राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची उनकी मौलिक नियुक्ति दिनांक के अनुसार तैयार की जाएगी। उसी तरीके से वन दरोगा भी है। वन दरोगा में क्या है, 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा होगा। 50% मौलिक रूप से नियुक्त वन रक्षकों वन्य जीव रक्षकों जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, आरक्षण है। जैसा कि आरक्षण सबको मिलता है, कौन कौन से है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण है। समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत दी जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं अर्हताएं क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता क्या है, वो भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थान निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। तीसरा है भारत मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया पूर्ववर्ती से प्रव्रजन किया हो, परंतु उपयुक्त श्रेणी में ख और ग के अभ्यर्थी के लिए ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है। इस तरीके से राष्ट्रीयता के बारे में भी देख सकते हैं। राष्ट्रीयता के बारे में हो गया। अब हम लोग देखते हैं शैक्षिक अर्हता क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सभी लोग को इसी में डाउट होता है कि ये शैक्षिक कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर ये UPSSC अगर एग्ज़ाम लेगा, अगर UPSSC लेगा तो आपके पास PET का स्कोर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेट का एग्ज़ाम आप नहीं एलिजिबल हो तो हो सकता हो कि ये आप इस एग्ज़ाम में ना बैठ पाएँ, क्योंकि
सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि यूपी ट्रिपल एस सी से जो भी समूह ग और घ के एग्ज़ाम होंगे सब यूपी ट्रिपल एस सी पेड के माध्यम से होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसकी अर्हता क्या है। शैक्षणिक अर्हता तो किस विषय से, किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि या सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक विषयों के साथ स्नातक हो। यानी इन सब्जेक्ट में 2 तो आपके पास होने ही चाहिए। अगर 2 से अधिक आपके विषय में स्नातक से है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अथवा अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी में कौन हो गए, जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, किसी भी ब्रांच से हो या फिर बीई के स्टूडेंट हो, ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान में भी स्नातक हो तो भी भर सकते हैं, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसे समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। इसमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं, बी वाले एलिजिबल हैं, और किसी इस 2 सब्जेक्ट में जो इसमें ग्रेजुएशन है उससे अधिक हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। अब हम देखते हैं अधिमानित जिनकी अर्हता दी जाएगी, ऐसे कौन से लोग हैं। पहला है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो इन लोग को वरीयता दी जाएगी। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आयु है, आयु क्या है इसमें मांगा हुआ है। आयु है सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाए 1 जुलाई 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न हो। यानी आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों की जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाती है, अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक उतनी विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो इन्हें छूट की बात की गई है। चरित्र तो आपको पता ही ये सब जगह होता है चरित्र। अब हम देख लेते हैं वैवाहिक क्या है। अगला है वैवाहिक परिस्थिति। परिस्थिति क्या है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, 1 से अधिक जीवित पत्नियां हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया और जिसके पहले से एक पत्नी हो। ये लोग उन लोगों के लिए है जो मैरिज हैं, 1 से अधिक शादी कर रखे हैं। अब हम देखते हैं शारीरिक मानक। शारीरिक मानक क्या क्या मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। तो जो पुरुष के लिए है, कितनी हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, तो 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फैलाव में क्या है 5 सेंटीमीटर। महिला में वहीं देखा जाए तो महिला में क्या है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो उनका चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इसमें है पाँव। यानी महिला और पुरुष में क्या अंतर है कि इसमें 163 होना चाहिए और महिला के लिए 150 होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जनजातियों, देखिए यहाँ पर केवल अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, अनुसूचित जाति की नहीं, अनुसूचित जनजाति। और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूं मूल वंश के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई मानक कितना है, पुरुष के लिए 152.5 सेंटीमीटर और वहीं महिला के लिए 145, यानी जितने भी पहाड़ी इलाका है कि उनसे जो अगर पुरुष या महिला फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए 152.5 सेंटीमीटर है और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर है। आगे हम देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये दूसरा पॉइंट। इसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि ये पुरुष हैं इनको 4 घंटे में 25 किलोमीटर करना है। अब जो महिला है, महिला के लिए कितना है, 4 घंटे में 14 किलोमीटर करना है। तो इसमें ये चीज़ होता है, अगर आपका एक बार टाइमर स्टार्ट हो गया तो आपको 25 किलोमीटर लगातार चलना है, चाहे चलिए चाहे दौड़िए या आराम से चलिए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ पैदल चाल परीक्षण। आपको किसी भी तरीके से 25 किलोमीटर पूरा करना है पुरुष की स्थिति में। महिला की स्थिति क्या है, 14 किलोमीटर पूरा करना है। ये जब एक बार आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो आपको रुकना नहीं है, ये चीज़ है। चलिए आगे हम देखते हैं शारीरिक स्वास्थ्यता क्या है। किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो। किसी ऐसी
शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिसे अपने कर्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। तो ये आप देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। भर्ती की जो प्रक्रिया होगी अभी ये है कि इसमें क्या है, इस तरीके से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जब आएगा अच्छे से, तब आप वहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, हमारे काम की चीज़ नहीं है, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें जितने भी नोट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें वरीयता दी जाएगी, क्या है। जब इसका पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आएगा तब आप यहाँ पे पेमेंट आप देख सकते हैं कि वेतन इत्यादि क्या है। 1 दरोगा के लिए लेवल 5 का क्या होगा 29,200 से लेकर 92,300 तक। अब उप क्षत्रिय वन अधिकारी का लेवल 6 होगा 35,400 लेकर 1,12,400 होगा। ये इनकी मैट्रिक्स पे स्किल है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस बार का जो मुख्य बात है, देखिए वही नोटिफिकेशन अब इंग्लिश में आ गया, तो इस बार का जो मुख्य बात है अब देखना ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो एग्ज़ाम ले रही है पेड के माध्यम से लेती है कि ये डायरेक्ट रिक्रूट करती है। क्योंकि अभी तक सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी एग्ज़ाम लेगा पेड का ग और घ वर्ग के लिए, तो ये पेड के माध्यम से ही होगा। इससे पहले जो वैकेंसी आती थी वन विभाग में इंटर मांगते थे, लेकिन इस बार इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। तो अब देखना है कि विभाग जब भी इसका नोटिफिकेशन सिलेबस के साथ जारी करता है तब उसमें हमें पता चलेगा कि कब तक एग्ज़ाम होगा, इसके सिलेबस क्या होंगे, इसमें पेड के माध्यम से होगा कि नहीं होगा। ये अब हम लोग उसी में पता चलेगा जब विभाग इसका अगला नोटिफिकेशन जारी करेगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।